डायरेक्टर एनएचपीसी श्री जेके शर्मा जी से निवेदन है कि वो प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। और अब लद्दाख भाजपा के प्रभारी श्री निर्मल सिंह जी से गुजारिश है कि वो शॉल के साथ गवर्नर साहब का स्वागत करें। डायरेक्टर एनएचपीसी श्री जेके शर्मा जी से गुजारिश है कि चीफ मिनिस्टर श्री उमर अब्दुल्ला साहब का शॉल के साथ स्वागत करें। और आज हमारे बीच देश के बेहद डायनेमिक यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पावर विद इंडिपेंडेंट चार्ज श्री पीयूष गोयल जी हैं। मैं उन्हें आज के प्रोग्राम के वेलकम एड्रेस के लिए आमंत्रित करता हूं। श्री पीयूष गोयल जी। हमारे बीच उपस्थित भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री सम्माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, राज्यपाल महामहिम श्री वोरा जी, मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला जी, यहाँ के आपके नवनिर्वाचित सांसद श्री थुपसम चेवांग जी, श्री मुख्तार अब्बास नकवी जी और श्री देवेंद्र चौधरी जी, एडिशनल सेक्रेटरी पावर, और कारगिल के भाइयों और बहनों जिन्होंने इतनी हिम्मत और इतनी साहस से भारत की अखंडता और एकता के लिए हिम्मत से यहाँ पे खड़े रहे, यहाँ पे जुटे रहे, और कारगिल में जब बाहर से हमला हुआ आप सब ने भारत की शान बढ़ाई, आप सब ने भारत की इज्जत कयामत रखी। आप सबको हम भारतवासियों की तरफ से, पूरे देश की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। मुझे आज सबसे बड़ी प्रसन्नता इस बात की है कि कारगिल में आज तक भारत के स्वाधीनता के बाद इतने वर्षों में पहला मौका है जब भारत के प्रधानमंत्री लोगों के बीच आके कारगिल में आपको संबोधित करने वाले हैं, आपसे मिलने आए हैं। यह इतिहास में पहला मौका है और वो सिर्फ एक शेर दिल प्रधानमंत्री, भारत का शेर श्री नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते थे, जो यहां पर आके नौजवानों को संबोधित नहीं, जनता के बीच आना चाहते थे, जनता के बीच आज का कार्यक्रम रखना चाहते थे। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं प्रधानमंत्री जी, आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं आज के कार्यक्रम में। आपने ऊर्जा के क्षेत्र को ही नहीं प्रोत्साहन दिया, कारगिल के हर नागरिक को, कारगिल में स्थित हर जवान को का मनोबल बढ़ाया है, को हौसला दिया है कि हम सब आपके पीछे खड़े हैं, हम सब आपकी उन्नति, आपकी प्रगति उसमें विश्वास रखते हैं, उसके लिए वचनबद्ध हैं। और आगे आने वाले दिनों में कारगिल में और तेजी से विकास की यात्रा प्रारंभ हो, विकास हो, उसके लिए हम सब काम करेंगे। आज बहुत खुशी का मौका है जब चुटक जो परियोजना हाइडल पावर स्टेशन को देश को समर्पित करने का कार्यक्रम, उसके लोकार्पण का कार्यक्रम आज होने जा रहा है। इस अवसर पर मैं कारगिल के सभी भाइयों और बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस परियोजना से कारगिल में एक नया औद्योगिकरण का युग शुरू हो, ऐसी हमारी कल्पना है। और जैसे इसके पहले हमने एक लेह में कार्यक्रम किया जिसमें पावर ग्रिड द्वारा कारगिल से होती हुई लेह श्रीनगर की ट्रांसमिशन लाइन का काम आज से शुरू किया गया है। उसका शिलान्यास आज सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। उसी के साथ साथ चुटक से पैदा होने वाली बिजली पूरे देश को रोशनी देगी। ये एक ऐलान आज मैं कर रहा हूं। 3 वर्ष के अंदर हम उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ चुटक में प्रोडक्शन, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बढ़े और वो रोशनी श्रीनगर के माध्यम से पूरे देश में फैले। इस
ऐलान के साथ मैं आज आप सबका स्वागत करता हूं। आज प्रधानमंत्री जी हमारे बीच आए, हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। खास तौर के कारगिल के अपने नौजवानों के लिए एक संदेश लेके आए हैं कि भारत एकजुट होके यहाँ पे नए नौकरी के अवसर, नए रोजगार के अवसर पैदा करना चाहता है। इसी श्रृंखला में कारगिल, लेह स्थित लद्दाख पूरे क्षेत्र की उन्नति के लिए मुझे पूरा विश्वास है, सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हम सब और अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया पीयूष गोयल जी। और अब जनाब मोहतरम उमर अब्दुल्ला साहब, चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर से गुजारिश है कि वो जनसभा को संबोधित करें। वज़ीर आज़म हिंद जनाब नरेंद्र मोदी साहब, गवर्नर रियासत जम्मू कश्मीर जनाब NN वोरा साहब, मरकजी वजीर ममलकत जनाब पीयूष गोयल साहब, हमारे मुकामी मेंबर पार्लियामेंट जनाब थुप्सन सवांग साहब, जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब, पावर महकमे के यहां पे आए हुए मरकज से तमाम सीनियर अफसरान, रियासती हुकूमत के यहां आए हुए अफसर, करगिल के मेरे भाइयों बहनों, अजीज हमवतनों, जनाब वजीर आजम साहब, जब पिछली बार आप करगिल की सरजमीन पे आए, उस वक्त तालियों की आवाज ने आपका स्वागत, आपका इस्तकबाल नहीं किया। उस वक्त इन पहाड़ियों में अगर कोई आवाज सुनने को मिली थी तो वो तोप की गड़गड़ाहट और बमबारी की आवाज। 1999 वो साल जब हमारे पड़ोसी मुल्क ने यहां के पहाड़ियों को न सिर्फ इस रियासत में, न सिर्फ इस मुल्क में, बल्कि दुनिया भर में मशहूर किया, जबकि टाइगर हिल और टुलुलिंग जैसे पॉइंट्स जो हैं वो दुनिया भर में मशहूर हुए। ये जो करगिल के निवासी आपके सामने बैठे हैं, इन्होंने हर मुश्किल, हर चुनौती, हर परेशानी का सामना किया। यहां सियासत बदलती रही, लोग ऊपर उठे, नीचे उतरे, लेकिन एक चीज नहीं बदली, वो इन लोगों के दिलों में इस देश के प्रति जो मोहब्बत, जो प्यार और जो खलूस इन लोगों ने वक्तन फवक्तन साबित किया है, इसमें कभी कोई कमी नहीं आई है। इस बात के बावजूद कि पिछले 25 सालों में बेहद कोशिशें की गई कि यहां के नौजवानों को भी गलत रास्ते की तरफ खींचा जाए, यहां के मुश्किलात, यहां की परेशानियों का गलत इस्तेमाल और फायदा लिया जाए। ये इलाका जो सर्दियों में बाकी मुल्क से कटा रहता है, उसका कुछ लोग गलत इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन करगिल के निवासियों ने, करगिल के लोगों ने कभी इन लोगों को कभी यहां न कामयाब होने दिया है, न आगे कभी ये कामयाब होने देंगे। वजीर आजम साहब, ये लोग आज के मौके पर मांग तो बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन इनके तरफ से मैं चंद चीजों का यहां पे जिक्र करना जरूरी समझता हूं। जैसे मैंने कहा, ये इलाका सर्दियों के महीनों में पूरे मुल्क से कट जाता है। इन लोगों की बहुत दीरीना ख्वाब रही है कि सड़क के जरिए ये इलाका बाकी मुल्क से जोड़ दिया जाए। आपने जो ऐलान
जो जीना टनल का अभी लेह में किया है, उसको फुल फंडिंग और उसकी तेजी से काम उसको मुकम्मल करने की, उसके लिए मैं करगिल के लोगों से की तरफ से आपका शुक्रिया करना चाहता हूं। लेकिन टनल बनते बनते जब तक वो काम मुकम्मल हो तब तक इस इलाके को हवाई सर्विस से जोड़ने की बहुत सख्त जरूरत है। ये लोग न जिद्दी हैं, न इनके दिल में किसी और के बारे में कोई गलत ख्यालात। जब ये लेह में जहाज उतरते हुए देखते हैं तो ये खुश होते हैं कि इनके भाइयों को, इनकी बहनों को हवाई सर्विस से जोड़ दिया गया है। लेकिन थोड़ा थोड़ा इनके दिल में ये शिकवा, ये शिकायत जरूर रहती है कि जहां लेह को हमने जहाज पहुंचाया है, करगिल तक हम अभी जहाज नहीं पहुंचाए। उम्मीद करता हूं कि आपके इस दौरे हुकूमत में, आज तो आपको एयरफोर्स के जहाज से यहां उतरना पड़ा, खास जहाज से, हम उम्मीद करते हैं कि इसी हुकूमत के दौरान जब आप आए तो अपना ही बोइंग जहाज जो है आप यहां उतार पाए, जिससे कि यहां कमर्शियल सर्विसेज ये इलाका जो है जुड़ जाए। और तीसरी बात जो मैं यहां, जिसका मैं जिक्र करना जरूरी समझता हूं, आपके सामने जो प्लेटो है, कुर्बथान प्लेटो उसका नाम है। करगिल शहर बहुत फैल गया है। करगिल शहर को और इसकी आबादी, करगिल शहर और फैले और फूले और तरक्की करे, उसके लिए करगिल शहर को और जमीन की जरूरत है। निचले करगिल में और जगह है नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये ऊपर कुर्बथान का प्लेटो है। हम बहुत सालों से कोशिश कर रहे हैं कि फौज को जितना कम इसकी जरूरत है वो अपना जगह जो है रख लें, बाकी जगह जो है यहां के लोगों के हवाले करें, हिल डेवलपमेंट काउंसिल के हवाले करें, ताकि करगिल शहर जो है यहां कुछ लोगों को हम बसाने में कामयाब हों। अगर ये तीन चीज आप करगिल के लोगों के लिए कर पाए, टनल, हवाई सर्विस और ये कुर्बथान प्लेटो, आज तो जो तालियों की आवाज आपने सुनी जनाब, जब आप ये तीन चीजें करके इन लोगों के हवाले करेंगे, यहां तालियों की आवाज तो रुकेगी नहीं, बरकरार रहेगी और रहेगी जब तक आप यहां हैं और जब तक आपकी याद रहेगी। यही करगिल के लोगों की दिल की बातें आपके सामने रखने का मुझे जो मौका आपने दिया, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं। जो चुत्तक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आज आप इन लोगों के हवाले कर रहे हैं, उसके लिए भी मैं इन लोगों की तरफ से आपका तहे दिल शुक्रगुजार हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप जल्दी से फिर इस सरजमीन पे अपने पैर रखेंगे। आपसे इजाजत चाहते हुए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर। बहुत बहुत शुक्रिया उमर अब्दुल्ला जी। और अब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी शिलालेख के अनावरण के साथ 44 मेगावाट चुत्तक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि सामने रखे रिमोट स्विच के हरे बटन को दबाने की मेहरबानी करें। प्रधानमंत्री जी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। प्रधानमंत्री जी ने इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को राष्ट्र को समर्पित किया है और प्रधानमंत्री जी कारगिल शहर की जनता सुबह से ही स्टेडियम में आपको उद्बोधन सुनने के लिए बेसब्र है। आपसे अनुरोध है कि इस विशाल जनसभा को संबोधित करें। मंच पर विराजमान यहां के राज्यपाल आदरणीय श्री NN वोरा जी, यहां के मुख्यमंत्री श्रीमान उमर अब्दुल्ला जी, केंद्र सरकार में मेरे साथी मंत्री, ऊर्जा मंत्री श्रीमान पीयूष गोयल जी, राज्यसभा के सांसद श्री मुख्तार अब्बास नकवी जी,
अभी अभी जिनको आपने लोकसभा में भेजा है विजयी बना करके, और आपके आशीर्वाद से लोकसभा में बैठ करके आपके विकास के कामों की दिन रात चिंता चर्चा करते हैं, ऐसे मेरे साथी श्री सुशांत छेवांग जी, एडिशनल सेक्रेटरी ऊर्जा विभाग श्रीमान देवेंद्र चौधरी जी, और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये मेरा सद्भाग्य है कि मुझे हिंदुस्तान के एक आखिरी छोर पर रहने वाले करगिल के मेरे भाइयों बहनों से बातचीत करने का अवसर मिला है। मैं करगिल पहले भी आया हूं, और जैसे मुख्यमंत्री जी बता रहे थे, आज तो जब मैं आया तो मैं तालियों की गड़गड़ाहट सुन रहा हूं, लेकिन पहले तब भी आया था जब बम बंदूक और पिस्तौल की आवाजें सुनाई दे रही थी, सीमा पार से गोलियां चल रही थी, युद्ध जारी था। उसी समय मैं यहां पर था, आपके बीच रहता था, और एक बात जो मेरे मन को छू गई थी, मैं पत्रकार नहीं था, सबको मालूम था कि मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं, लेकिन जितना समय मैं रुका, मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ी, यहां के लोगों ने मेरे से एक नया पैसा लिया नहीं था। ये बहुत बड़ी बात है जी। पानी पियो, चाय पियो, पकोड़े खाओ, खाना खाओ, रात रुको, एक पैसा कोई लेने को तैयार नहीं था। वो कह रहे थे ये भी एक देश सेवा है और हम देश सेवा करते हैं। मैं देख रहा था कि सेना के जवान जो लड़ाई लड़ रहे थे, उनको जितनी मदद, जितना सहयोग आप नागरिकों की तरफ से मिलता था, और जिसके कारण उनका हौसला इतना बुलंद रहता था, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। जिस दिन टाइगर हिल जीता गया था, करगिल ने जिस दिन जो आनंद उत्सव मनाया था, वो आज भी मेरे आंखों के सामने है। और इसलिए करगिल के लोगों की देशभक्ति, भारत की रक्षा के लिए उनकी जागरूकता, ये पूरे देश को प्रेरणा देने वाली है। और मैं इस धरती को वंदन करता हूं, यहां के लोगों का अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, पुराने जमाने में कहा जाता था कि पानी और जवानी कभी पहाड़ के काम नहीं आते। ऐसा पुराने जमाने में कहा जाता था कि पानी और जवानी पहाड़ के काम नहीं आते। भाइयों बहनों, युग बदल चुका है। इस मान्यता को बदलना हमने ठान लिया है। पहले भले पानी और जवानी पहाड़ के काम न आती हो, हम ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं, पानी भी पहाड़ के काम आए, जवानी भी पहाड़ के काम आए। जब पानी से बिजली पैदा करते हैं, बिजली पहाड़ों को पहुंचाते हैं, वो पानी परोक्ष रूप से पहाड़ों को काम आता है। और यहां की जवानी, रोजी रोटी कमाने के लिए परिवार के नौजवान बूढ़े मां बाप को गांव में, पहाड़ों में छोड़ करके कहीं चले जाते हैं रोजी रोटी कमाने के लिए। घर छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं, यार दोस्तों को छोड़ करके मजबूर होना पड़ता है।
और कहीं जाकर के रोजी रोटी कमाने में के लिए मजदूरी करने के लिए झुग्गी झोपड़ी में गुजारा करना पड़ता है, कभी फुटपाथ पर रहना पड़ता है। क्या हम हमारी जवानी को ऐसे ही बेकार जाने देंगे? भाइयों बहनों, पहाड़ की जवानी भी पहाड़ को काम आ सकती है अगर पहाड़ के जवानों के पास हुनर हो, कौशल्य हो, विकास का अवसर हो, रोजी रोटी कमाने के लिए अगर उसको मौका दिया जाए तो पहाड़ के जवान को शहर की भीड़ों में जाकर के जिंदगी गुजारना अच्छा नहीं लगता है। और इसलिए ये जो बिजली यहां पहुंची है वो सिर्फ घर के अंदर उजाला करने के लिए नहीं है, लट्टू जलाने के लिए नहीं है, मोबाइल फोन सिर्फ चार्ज करने के लिए नहीं है, टीवी पर भिन्न भिन्न प्रकार के सीरियल देखने के लिए सिर्फ नहीं है। ये बिजली यहां के औद्योगिक विकास के लिए उसकी प्राथमिकता है। छोटे मोटे उद्योग शुरू हो और अगर बिजली है तो उद्योग की संभावनाएं बढ़ती है। कृषि आधारित कामों का अवसर मिले, यहां की जो परंपरागत हुनर है, कला है, उसको आधुनिक रूप मिले, उसको टेक्नोलॉजी का अवसर मिले। मुझे विश्वास है यहां का नौजवान अपने पसीने से पैसे कमा भी सकता है, परिवार को चला भी सकता है और गौरव भर अपनी जिंदगी का गुजारा भी कर सकता है। ये दूर सुदूर रहने वाले लोग जब बर्फ बीच में आ जाती है तो हिंदुस्तान से कट जाते हैं और उनको कनेक्टिविटी चाहिए। हम प्रतिबद्ध हैं उनको कनेक्टिविटी के लिए। आज मैंने लद्दाख गया था, वहां घोषणा की है। ये रोड का काम बंद पड़ा था। क्यों? क्यों? तो टेंडर की जो रकम थी वो इतनी बड़ी आई थी कि कोई सरकार पैसे देने को तैयार नहीं था। सरकार आई गई, रोड वहीं के वहीं लटके रहे, बना नहीं। मैंने उसका जब रिव्यू किया तो ध्यान में आया कि जितना बजट हमने तय किया उसे काम नहीं चलेगा, अतिरिक्त बजट की जरूरत पड़ेगी। भाइयों बहनों, हमने तय किया है अतिरिक्त 8,000 करोड़ रुपया लगा करके ये काम पूरा कर दिया जाएगा। मैं जब लाहौल स्पीति जाता था, मैं उस सीजन में भी काम करता था, मैं यहां भी काम करता था। मैं रोहतांग पास से जब रास्ता देखता था मुझे लगता था लाहौल स्पीति से मेरा कारगिल भी जितना जल्द जुड़ जाए देश को कितनी बड़ी ताकत मिलेगी, और वो ताकत देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। यहां पर शिक्षा के नए क्षेत्र खुले, यहां के नौजवानों को हिंदुस्तान के किसी भी नौजवान के साथ आंख में आंख मिला करके खड़ा हो सके, ऐसी शिक्षा उपलब्ध हो। ऐसे शिक्षा के विकास के लिए भी दिल्ली में बैठी हुई भारत सरकार प्रतिबद्ध है और आने वाले दिनों में आप इसको देखेंगे। आज एक ट्रांसमिशन लाइन का शिलान्यास किया। यह सपना अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था, लेकिन बीच में बात यूं ही रह गई। वाजपेयी जी का वो सपना पूरा करने के लिए हमने कदम उठाया है। करीब करीब 1800 करोड़ रुपया लगा करके ये ट्रांसमिशन लाइन से बिजली की कनेक्टिविटी आपकी श्रीनगर के साथ जुड़ जाएगी, आप हिंदुस्तान के साथ जुड़ जाओगे, ताकि बिजली की कभी कटौती का मुकाबला आपको न करना पड़े, उस प्रकार की व्यवस्था। भाइयों बहनों, जम्मू कश्मीर आर्थिक विकास की धरोहर बन सकता है, विकास की नई ऊंचाइयों को पार कर सकता है। उसकी समस्याओं को गिनती कर करके
जन भावनाओं को लुभावने का काम मेरा नहीं है। मैं एक एक समस्या को हाथ में लेकर के उसके समस्या के समाधान के लिए रास्ते खोजने वाला इंसान। और मेरी पूरी कोशिश रही है कि आप लोगों ने मुझे जो आशीर्वाद दिए हैं, आपने जो प्रेम दिया है, देश की जनता की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करना, करगिल की जनता की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करना, इसमें पूरी कोशिश करूंगा, पूरी ताकत लगाऊंगा और जी जान से जुटा रहूंगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आप देखिए जम्मू कश्मीर का हाल, यहां की पूरी जनसंख्या में करीब 20% लोग विस्थापित हैं। अगर इन विस्थापितों को भी अगर हम स्थापित नहीं करेंगे, उनको रोजी रोटी कमाने का अवसर नहीं देंगे, ये 20% जनता जम्मू कश्मीर के भाग्य को बदलने के लिए हिस्सा बने, इसके लिए जो भी आवश्यक योजना हो उस पर करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। 2 लाख से ज्यादा तो विस्थापित वेस्ट पाकिस्तान के रिफ्यूजीज हैं। 1 लाख से ज्यादा भी विस्थापित छम सेक्टर के हैं। 4 लाख से ज्यादा विस्थापित कश्मीरी पंडित हैं। 8-10 लाख आतंकवादियों के कारण जिन्होंने अपने परिवार को के स्वजनों को खोना पड़ा है, बेहाल हो गए हैं। ये भी तो हमारे अपने भाई हैं, उनके जीवन की भी तो चिंता होनी चाहिए। और इसलिए भाइयों बहनों, ये 20% के करीब जनसंख्या, उनको गौरव के साथ जीने के लिए, उनके मान सम्मान, क्योंकि उन्होंने भारत के लिए प्यार किया है, भारत के लिए वो जी रहे हैं, उनके लिए अब तक बहुत उदासीनता बरती गई है, निगलेक्ट किया गया है। अब वो दिन चले गए हैं। मैं पूरे जम्मू कश्मीर के ऐसे विस्थापित भाई बहन, किसी भी प्रकार के विस्थापित क्यों न हो, वो हमारे भाई है, वो हमारे परिवारजन है। उनका सुख दुख हमारा सुख दुख है, उनकी प्रगति ये हमारा मकसद है, उनका विकास ये हमारा मकसद है। और उस काम को आगे बढ़ाने के लिए यहां विकास की नई नित्य नवीन योजनाओं के द्वारा हम आगे बढ़ना चाहते हैं। भाइयों बहनों, एक बात मैं अपने अनुभव से कहना चाहता हूं। अब मुझे लगता है करगिल में वो बात करूंगा तो अच्छा लगेगा। मैं जब गुजरात में काम करता था और कभी भी हम कच्छ जाते थे तो हमेशा कच्छ हम सीमा की समस्या, पाकिस्तान, वहां से आने वाली तकलीफें, उसी की चर्चा करते थे। जो भी राजनेता जाए वही बोलता था। मैं मुख्यमंत्री बना तो वहां से 5-7 लोग मुझे मिलने आए, क्योंकि भूकंप के बाद मैं मुख्यमंत्री बना था। भूकंप के कारण भयानक बर्बादी हुई थी वहां, वो मुझे मिलने आए। उन्होंने कहा था, हमने सुना है आप शपथ के बाद तुरंत कच्छ पहुंच रहे हो। मैंने कहा हां, शपथ के बाद मैं पहला काम करने वाला हूं, कच्छ के भूकंप पीड़ितों को मिलने के लिए आ रहा हूं। उन्होंने कहा हमारा एक सुझाव है। मैंने कहा क्या? बोले मेहरबानी करके जब आप कच्छ आए तो सिर्फ सीमा की समस्याएं, पाकिस्तान, इसमें अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए। उसी चर्चा के अंदर सब नेताओं ने हर साल यही काम किया है। आप भविष्य की बात करके जाइए। मैं भी पहले कच्छ जाता था तो यही बातें करता था, लेकिन उस दिन जब उन्होंने कहा तो मेरे मन में स्पार्क हुआ। मुझे लगा हां, इस बात को अलग ढंग से सोचना चाहिए। और मैं जब भी कच्छ गया, मैं 4 टर्म मुख्यमंत्री रहा, मैं जब भी कच्छ के लोगों के पास गया, मैंने सिवाय विकास की कोई बात नहीं की और विकास को एक महत्वपूर्ण पहलू बना दिया। और कच्छ ऐसा जिला है हमारे यहां
जहां पूरे गुजरात में सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन कच्छ जिले में है। और कच्छ की और भी एक विशेषता है, हमारे जम्मू कश्मीर के गुजर लोग जो हैं, वो जिस प्रकार के रंग रंगीन कपड़े पहनते हैं, जिस प्रकार का सर पे बांधते हैं, मेरे कच्छ के अंदर भी वैसा ही बांधते हैं। बिल्कुल हमारा कच्छी मुसलमान और यहां का गुजर को खड़ा कर दो तो लगता है ये एक ही बिरादरी के लोग हैं। इतनी साम्यता है, इतनी निकटता है। मैं 4 बार मुख्यमंत्री रहा, इतने सालों तक वहां एक ही काम किया, मुझे डेवलपमेंट करना है। सारे विषयों की चर्चा करना मैंने मेरे लेवल पर बंद कर दिया था। और भाइयों बहनों, आज मैं गर्व से कहता हूं, वो कच्छ जिला हिंदुस्तान का तेज गति से विकास करने वाला जिला बन गया, जबकि वो कच्छ किसी समय माइनस ग्रोथ वाला था। हर बार जनसंख्या लोग खाली करके चले जाते थे। उस अनुभव से मैं कहता हूं, चाहे लेह हो, लद्दाख हो, करगिल हो, सीमावर्ती इलाका हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, मेरे लिए यहां की जीवन बदलने का सबसे उचित रास्ता जो मैं अनुभव से सीख के आया हूं, वो है विकास। मुझे विकास के रास्ते पर चलना, मुझे समस्याओं के समाधान में रस है और मुझे जन जन को अपने साथ लेकर के आगे चलने में रस है। आपने हमारा साथ दिया है, आगे भी साथ देंगे, मेरा पूरा विश्वास है। और हम सब मिलकर के जो भारत का भाग्य बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज जो उस भाग्य तक पहुंचने में दूर खड़े हैं, उनको सबसे पहले आगे ले जाना है। ये मकसद लेकर के मैं काम कर रहा हूं। भाइयों बहनों, चाहे हवाई कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो, टेलीकॉम कनेक्टिविटी हो, सब प्रकार से हिंदुस्तान का कोई कोना अछूत नहीं रहना चाहिए। उसके विकास के लिए पूरा प्रयास होना चाहिए। लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता है रोजगार। मेरे नौजवान को रोजगार मिले, उसके लिए यहां जो उपलब्ध संसाधन है उसी को केंद्र में रख करके आगे बढ़ना है। पश्मीना हमारी पहचान थी, धीरे 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 हम खो रहे हैं। इसी बजट में हमने कहा है पश्मीना प्रमोशन के लिए P3 प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं, ताकि यहां से दूर दूर पहाड़ों में रहने वाले लोगों को एक नया अवसर मिले। यहां का केसर, दुनिया की अच्छी क्वालिटी के केसर में जम्मू कश्मीर का केसर है, ये दुनिया के बाजार में अपना डंका क्यों न जमाए। और अगर एक बार विश्व के बाजार में जम्मू कश्मीर के केसर की पहचान बन गई तो मार्केट अपने आप मिलेगा। यहां का मेरा किसान आर्थिक रूप से संपन्न होगा, पैकेजिंग की भी इंडस्ट्री आएगी, ब्रांडिंग की इंडस्ट्री आएगी, मार्केटिंग की इंडस्ट्री आएगी, एक्सपोर्ट करने वाले यूनिट आ जाएंगे, यहां का किसान कमाना शुरू कर देगा। हम फूलों से लदे हुए इलाके हैं हमारे पास। कभी एप्पल की खेती करते हैं, लेकिन एप्पल शहर में पहुंचते पहुंचते बिगड़ जाता है, बेचारे किसान का 15-20% तो नुकसान वहीं हो जाता है। लेकिन अगर हम वैल्यू एडिशन करें, और अब जब बिजली आ रही है तो ऐसे छोटे छोटे यूनिट लगा करके वैल्यू एडिशन करके पैक टीन के अंदर उसका जूस हो, उसके कट फ्रूट हो, या एप्पल को बचाना हो, ऐसा ही सुरक्षित रखना हो, वो सब संभव है टेक्नोलॉजी से। हमारे यहां जो कृषि उत्पादन है उसको वैल्यू एडिशन करके औद्योगिक इकाइयों को जोड़ करके हमारे यहां के किसान को हम ताकतवर बनाना चाहते हैं, मजबूत बनाना चाहते हैं। भाइयों बहनों, विकास तो करना है, लेकिन मैं अनुभव से कहता हूं, इस देश को आगे बढ़ने के लिए पैसों की कमी नहीं है। इस देश को आगे बढ़ने के लिए हिंदुस्तान के नागरिकों के पसीने में भी कोई खोट नहीं है, पुरुषार्थ में भी खोट नहीं है, पैसों में भी खोट नहीं है। उसके बाद भी हमारा देश वहीं का वहीं कहां ठप हो गया है। सामान्य मानवी की जिंदगी में बदलाव क्यों नहीं आता है? और उसका एक महत्वपूर्ण कारण है भ्रष्टाचार ने हमें तबाह करके रखा हुआ है। आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए?
भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? हिंदुस्तान के हर कोने से भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? भाइयों बहनों, मैंने बिड़ा उठाया है और मेरा तो मंत्र रहा है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। इतने ही पैसे अगर ये भ्रष्टाचार का पापाचार बंद हो जाए, उन्हीं पैसों से देश को बहुत कुछ आगे बढ़ाया जा सकता है, नौजवानों की इच्छाओं को पूर्ण किया जा सकता है। मुझे आपसे मदद चाहिए भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। मुझे आपकी तरफ से ताकत चाहिए ताकि हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन व्यवस्थाओं को विकसित करें, ताकि गरीब से गरीब आदमी की भलाई के लिए हमें अवसर मिले। वरना पैसे आएंगे जाएंगे, कोई भला नहीं। बात बिगड़ती चली जाती है, मुझे बात को बनाना है। और इसलिए भाइयों बहनों, अटल बिहारी वाजपेयी ने जम्मू कश्मीर के लिए जो सपने देखे थे, उन सपनों को हमें पूरा करना है। यहां के जन सामान्य को ताकत देनी है। और भाइयों बहनों, कोई हिंदुस्तान के किसी कोने में कल्पना नहीं कर सकता कि लेह लद्दाख हो या करगिल हो, इतनी बड़ी जनसभा मुझे संबोधन करने का अवसर मिला। हिंदुस्तान में कई लोगों को कल्पना तक नहीं आई। आज जब टीवी पर ये चीजें देखेंगे, पूरा देश चकित हो जाएगा, आपकी देशभक्ति से चकित हो जाएगा, आपके उत्साह से चकित हो जाएगा। और हिंदुस्तान के और कोने के लोगों को भी कारगिल के उत्साह से प्रेरणा मिलेगी। ये प्रेरणा लेकर के मैं आज जा रहा हूं। मैं फिर एक बार आप सबका हृदय से धन्यवाद करता हूं। और विकास के लिए दिल्ली में बैठी हुई सरकार कभी पीछे मुड़ करके देखने वाली नहीं है। आपकी आशा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए दिल्ली में बैठी हुई सरकार जितना भी कर सकती है करने के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि दिल से हम आपसे जुड़े हुए हैं और इसी के कारण हम इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया प्रधानमंत्री जी, आप यहाँ आए हमारे बीच और इस दुर्गम और सीमावर्ती इलाके में लोगों की हौसला अफजाई की। अब मैं श्री पीयूष गोयल जी से अनुरोध करूंगा कि वो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री जी को मोमेंटो भेंट करें। श्री पीयूष गोयल जी। बहुत बहुत शुक्रिया श्री पीयूष गोयल जी। और कार्यक्रम के अंत में वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं आमंत्रित करता हूं विद्युत मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव श्री देवेंद्र चौधरी जी को। श्री देवेंद्र चौधरी। सॉरी, प्रणाम सर। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय राज्यपाल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, सब सम्मानित केंद्रीय विद्युत राज्य मंत्री जी स्वतंत्र प्रभार, माननीय सांसद चेवांग जी, माननीय वरिष्ठ सांसद श्री नकवी जी और रियासत के मोअज़्ज़िज़ मंत्री तथा मेहमान, यह मेरे व हम सभी के लिए खुशकिस्मती का मौका है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के शुभ हाथों से आज 12 अगस्त 2014 21 श्रावण शक संवत 1936 को कारगिल की देशभक्त सरजमी पर 44 मेगावाट चुटक हाइड्रो पावर स्टेशन का राष्ट्र को समर्पण किया गया। सालाना 21 करोड़ यूनिट से भी ज्यादा बिजली बनाने वाले इस प्रोजेक्ट को कामयाब करने में तमाम मुश्किलात का सामना एनएचपीसी के इंजीनियर्स ने किया। व्यास की सरकार की मदद से व सभी की कड़ी मेहनत से सफलता मिली। आप सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। फख्र की बात यह है कि आगे आने वाले समय में एनएचपीसी और रियासती सरकार मिलजुल कर 2100 मेगावाट से भी ज्यादा हाइड्रो प्रोजेक्ट्स लगाएंगे। मैं इस खुशनसीब मौके पर परम सम्मानित
प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। साथ ही आपके ऊर्जावान भाषण से आगे की मुश्किल चुनौतियों के लिए भी हमारी जो हौसला अफजाई हुई है, इसके लिए भी धन्यवाद देता हूं। मैं ऑनरेबल गवर्नर और मुख्यमंत्री साहिबान का भी शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने अपने कीमती समय से हमारा मनोबल बढ़ाया। मैं सब सम्मानित केंद्रीय विद्युत राज्य मंत्री जी स्वतंत्र प्रभार का बहुत ही आभारी हूं कि दिनों रात आपके गाइडेंस से ही आज का प्रोग्राम कामयाब हुआ। बेशक यह एक मील का पत्थर साबित होगा। मैं माननीय वरिष्ठ सांसद श्री नकवी जी और क्षेत्रीय सांसद श्री चौहान जी और सभी मौजूद मेहमानों का हृदय से धन्यवाद देता हूं। श्री नकवी जी के मार्गदर्शन के बिना ये आज सफल कार्यक्रम नहीं हो पाता। आखिर में लेकिन पूरे एहतराम के साथ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और अब प्रधानमंत्री जी प्रस्थान करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए।